कैसा आदमी है यार तू। नमस्कार आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल द्वारा प्रायोजित व्याकरण शास्त्र अध्यापन के लघु सिद्धांत कौमुदी के असंधि प्रकरण के अध्यापन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वर्तमान में असंधि प्रकरण के अंतर्गत सभी संधियों का समापन हो चुका है। कितनी संधियां पढ़ी आपने असंधि के अंतर्गत? यण संधि 1, अयादि संधि 2, गुण संधि 3, वृद्धि संधि 4, संधि बताओ। फिर उसके बाद प्रकृति भाव संधि, पर रूप संधि 5, और फिर उसके बाद प्रकृति भाव संधि। सब गणित उल्टा पुल्टा कर दिया। किताब देखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हमने ठीक से नहीं पढ़ाया। तो किताब बंद कर दिमाग चला करके बता क्या फायदा थे फिर पढ़ाने का। सबसे पहले गुरुजी यण संधि। ठीक है, यण संधि 1, अयादि संधि 2, गुण संधि 3, उसके बाद वृद्धि संधि 4, वृद्धि संधि के बाद गुरुजी हमें पढ़ोगे पूर्व रूप संधि 5, उसके बाद आकाश वर्ण दीर्घ संधि 6, दीर्घ संधि के बाद गुरुजी प्रकृति भाव संधि का प्रसंग आएगा। पर रूप और पूर्व रूप 7 और प्रकृति भाव 8। यण संधि मैं गिनता हूं तो संख्या बोल। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव। तो 7 संधियां समाप्त हो चुकी हैं और प्रकृति भाव का प्रसंग चल रहा है। प्रकृति भाव का प्रसंग कौन से सूत्र से आरंभ हुआ था? सर्वत्र विभाषा गोहो लोके वेदे चेंगंतस्य गौरति वा प्रकृति भाव। प्रकृति भाव के प्रसंग में एंग पदांता दति से जो पूर्व रूप किया जाता है, उस पूर्व रूप के प्रसंग में प्रकृति भाव का प्रसंग आया था। गो है, गो के बाद आगे ह्रस्व अ आएगा, तो गो शब्द के बाद ह्रस्व अकार आ जाए तो प्रकृति भाव होता है पूर्व रूप को रोक करके। तो पूर्व रूप के प्रसंग में प्रकृति भाव का प्रसंग आया था और प्रकृति भाव का जब प्रसंग चला तो प्रकृति भाव कहां कहां होता है, इस प्रसंग को दिखाने के लिए प्लुत संज्ञा की गई दूराधूते च से, और उसके बाद प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से बताया कि प्लुत और प्रगृह्य के बाद अच बैठा हुआ तो प्रकृति भाव होता है। यानी सर्वत्र विभाषा गो ने जो प्रकृति भाव बताया है, उसके अतिरिक्त प्लुत के बाद अच हो तो प्रकृति भाव होता है और प्रगृह्य संज्ञा के बाद अच हो तो प्रकृति भाव होता है। प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र था दूरात् धूते च। दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो वा स्यात्। दूर से संबोधन करने वाला जो वाक्य है उसकी टी को प्लुत होता है और टी के बाद यदि अच बैठा हुआ हो तो जो संधि प्राप्त होती है उसको रोक करके प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। प्लुत का प्रसंग आया, उसके बाद प्रगृह्य संज्ञा का प्रसंग आया, तो प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र बताए गए। कौन कौन से सूत्र थे? द्विवचनम प्रगृह्यम, अधसोमात, निपात एका जनांग, ये सूत्र थे। और ओत, ये भी सूत्र थे। और ये क्या, ये भी क्या करता है? समुद्ध निमित्त तक औकार की प्रगृह्य संज्ञा करता है। और कौन से सूत्र थे? और प्रगृह्य संज्ञा निपात संज्ञकों की भी होती है, इसके लिए सूत्र बैठे हुए थे चादयो सत्व और प्रादेय। तो इस प्रकार पूरे प्रसंग से आप प्रकृति भाव संधि को समझने जा रहे थे और समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल तक के प्रसंग के बाद आगे बढ़ते हैं और अब तक के प्रसंग आप YouTube चैनल पर शब्द सौरभम YouTube चैनल के लघु सिद्धांत कौमुदी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे का पाठ, आगे सूत्र आ रहा है
इको सवर्णे साकल्यस्य हरस्वस्य। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य। क्या सूत्र आया? इको सवर्णे साकल्यस्य हरस्वस्य। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य। कितने पदों का सूत्र है? 4 पद। कौन कौन से? एकः असवर्णे साकल्यस्य हरस्वस्य। एकः असवर्णे शाकल्यस्य और ह्रस्वः च। कितने पदों का सूत्र है? कितने पद हैं? 5 पदों का सूत्र है। एकः इति षष्ट्यन्तं पदम, असवर्णे इति सप्तम्यन्तं पदम, शाकल्यस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम, ह्रस्व इति प्रथमान्तं पदम, च इति अव्यय पदम। ठीक है। और इन पदों के सहायता से अर्थ क्या बनता है? तो क्या कह रहे हैं वृत्तिकार? पदांता इको हर्षव वा स्यु असवर्णे अति। तो पदांता की अनुवृत्ति आ रही है, तो पदांता इकः, पदांत इक के बाद असवर्णे अचि परे, असवर्णी अच हो तो हर्ष विधि सामर्थ्य। अरे अभी सूत्र का अर्थ तो ले ले पहले। जी। क्या कह रहे हैं? पदांता इको हर्षव वा असवर्णे। हाँ, अर्थ क्या कर रहे हैं? पदांत इको, पदांता इको, पदांत इक के बाद षष्ठी है ना, तो इक को या इक के बाद, इक के बाद ये अर्थ आएगा असवर्ण सप्तमी के कारण, क्योंकि इससे पूर्व को कार्य हो, तस्मिन् पूर्व से कहता है। तो पदांता इको में जो षष्ठी बैठी हुई है उसका अर्थ हो जाएगा का के की, या स्थान पर षष्ठी स्थान योगा से। और जो असवर्ण है उसमें सप्तमी है, उस सप्तमी के कारण अर्थ आएगा पूर्व वाले को कार्य हो। तो दोनों को मिला करके इकह का अर्थ, पदांता इका का अर्थ हो जाएगा पदांत इक के बाद असवर्णी अच हो तो ह्रस्व वास्यु, विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। तो ह्रस्व किसे होगा? दीर्घ या प्लुत को होगा, ह्रस्व को तो ह्रस्व होगा नहीं। ठीक है। तो पदांत एक कैसा एक, जो या तो दीर्घ हो या प्लुत हो। तो प्लुत होगा तो वो स्पष्ट नहीं किया है, तो जब तक स्पष्ट नहीं किया है तब तक आप दीर्घ और प्लुत दोनों को ले सकते हैं। ठीक है। और ह्रस्व को भी ले सकते हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन फिलहाल ह्रस्व करना है तो समझिए दीर्घ और प्लुत को होने हैं। वस्तुतः तीनों का आ रहा है क्योंकि इन्होंने कोई विशेषण नहीं लगाया है। तो पदांता इको ह्रस्व वास्यु असवर्णे अचि, पदांत इक को ह्रस्व होता है असवर्णी अच परे हो तो। ठीक है। तो पदांत इक किसको होता है? ह्रस्व इक को। किसको होता है? इक कैसा होना चाहिए? पदांत। ठीक है। इक में कौन से अक्षर आते हैं? ई, उ, री और री। इन वर्णों के बाद असवर्णी अच हो, अच हो तो इक को ह्रस्व। ठीक है। तो इक को ह्रस्व होता है। ठीक है। समझ में आया? क्या कहा? पदांत में इक को ह्रस्व हो जाता है अच्छी पर में, असवर्ण अच्छी पर में। हाँ, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा कि पहले अगर पदांत ई हो, पदांत ई हो तो आगे क्या होना चाहिए? असवर्ण। असवर्णी अच क्या होगा? मतलब ई के बाद ई नहीं होगा। हाँ, ई को छोड़ करके कोई भी स्वर। ठीक है। तो ई को ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व। ठीक है। ये स्थिति बनेगी। ठीक है। और दूसरे में अगर पदांत उ हो, क्या हो? पदांत
ऊ हो तो ऊ को छोड़ करके कोई भी स्वर, तब क्या हो जाएगा? ऊ को ह्रस्व। ठीक है, समझे? और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? री के बाद अगर कोई असमान असमान स्वर पदांत री के बाद री अथवा री को छोड़ करके कोई भी स्वर, ठीक है, पूर्व में पदांत री और री हो, ठीक है, तो कोई छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो री को क्या हो जाते हैं? ह्रस्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किसको? एक को री को। ये सूत्र बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो पदांत ई हो, पदांत ऊ हो, पदांत री हो, पदांत री हो, और इनके बाद असवर्णी अच हो, अर्थात ई के बाद ई न हो, ऊ के बाद ऊ न हो, री के बाद रील री न हो, री के बाद भी रील री न हो, इनके अतिरिक्त कोई हो, यानी ई के बाद ई के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए, ऊ के बाद ऊ के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए, री के बाद री के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए, री के बाद री के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए, तो ई ऊ रील री को ह्रस्व हो जाता है। बन गया सूत्र का अर्थ? क्लियर है? अब कहा कि ऐसा कहाँ होता है, तो उदाहरण क्या दिया? चक्री अत्र। चक्री अत्र। क्या कहा? चक्री अत्र। उदाहरण है आपका चक्री अत्र। हे चक्री अत्र, चक्र अस्ति अस्य इति चक्री, चक्र है इसका, उसको क्या कहेंगे? चक्री। ठीक है, चक्री शब्द है। क्या शब्द है? चक्री शब्द है। चक्र शब्द में इन्हीं प्रत्यय करके चक्रिन शब्द बनता है। क्या? चक्रिन पद प्रातिपदिक बनता है। क्या शब्द है? चक्री शब्द के साथ चक्र शब्द में इन्हीं प्रत्यय करके शब्द बनता है चक्रिन। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में चक्री बनता है। ठीक है, जैसे अपराधी, दंडी, ठीक है, ब्रह्मचारी, ये सब सबके सब इन्हीं प्रत्यय वाले हैं। पापी, ठीक है, पाप करने वाला, हिंदी में वाला अर्थ लगा लेना। चक्री का मतलब चक्र वाला, पापी माने पाप वाला, अपराधी माने अपराध वाला, ठीक है, जिसने अपराध किया हो। ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो चक्री, चक्री है, उसके बाद अत्र है, चक्री अत्र, विष्णु यहाँ है। ठीक है, क्या बना? चक्री अत्र। तो चक्री है, चक्री के बाद क्या है? अत्र है। चक्री में ई है, आगे अत्र का अ है। कौन सी संधि प्राप्त है? यण संधि प्राप्त है। ठीक है, यण संधि को रोक करके ये क्या कहता है? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य। चक्री के अंतिम में क्या है? ई है। वह ई पदांत है कि नहीं? तो पदांत पद के अंत में ई आया, ई इक में भी आता है, और पद के अंतिम अवयव भी है, तो पदांत इक हो गया। उसके बाद कौन सा अक्षर है? अत्र का अ। वह अ सवर्णी अच है या असवर्णी अच है? असवर्णी अच है। किसका? ईकार का। चक्री में स्थित ई का। तो ई के पदांत ई जो कि चक्री में बैठा है, उसके बाद अत्र का अ असवर्णी अच है, तो इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य से चक्री के ई को क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? चक्री प्लस अत्र। क्या बन गया? फिर से चक्री में क्या है? ई है, आगे क्या है? अ है, तो क्या क्या लग जाएगा? इको यणचि। वो कह रहे हैं कि हे बंधु, अगर इको यणचि ही करना था तो बीच में इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य लगा करके क्या फायदा? उधर करो चाहे इधर करो, वो लगा बीच में सिर्फ मुंह दिखाई थोड़ा ना करनी है।
समझे? क्या समझे? जब यह नहीं करना था तो ये सूत्र लाए थे। ये सूत्र तो व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यर्थम सब ज्ञापयति, जहां सूत्र व्यर्थ होता है उसका कोई ना कोई औचित्य होता है। औचित्य क्या है? वही आगे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हर्ष विधि सामर्थ्य ह्रस्व विधि सामर्थ्यान न स्वर संधि। ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से, क्योंकि ह्रस्व विधि कर दी है इसलिए स्वर संधि नहीं होगी। क्यों? यदि स्वर संधि ही करनी होती तो इको सवर्ण शाकल्यस्य ह्रस्व क्या करने जा रहा है वहां? भाई ई उ रील रे को ह्रस्व कर भी दोगे, उसके बाद जब असवर्णी अच बैठा रहेगा तब भी तो यण हो जाएगा। तो दोनों दशाओं में यण ही हो जाएगा, सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा भाई। आप उदाहरणों को देखिए कि एक चार ही तो हैं, ई उ रील री। जब भी इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्व लगाएंगे और ह्रस्व कर देंगे तो जब दीर्घ रहेगा तब भी इको यणचि की प्राप्ति है, और जब उसको ह्रस्व कर देंगे तब भी इको यणचि की प्राप्ति है। तो दोनों दशाओं में जब इको यणचि लग ही जाना है तो इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्व से जो ह्रस्व विधान किया गया है वो आपको कभी मिलेगा? किसी भी उदाहरण में नहीं मिल पाएगा। तो व्याकरण जगत में इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वस्य नाम का कोई सूत्र भी था, कैसे पता लगेगा? 4000 सूत्रों के मध्य में कोई सूत्र हुआ था, इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वस्य, वो कोई काम करता था, वो विलुप्त की श्रेणी में चला जाएगा बेचारा। कि था कोई, जैसे बच्चों को कहानियां सुनाते थे, डायनासोर थे। कैसे थे? तो बेचारे अच्छा हुआ कि कुछ पिक्चरों ने वो इफेक्ट करके दिखा दिया, वरना कौन थे क्या थे कैसे पता चलेगा? बच्चे तो उसको कल्पना मात्र मान सकते हैं। इसी तरह से इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य लग ही नहीं पाएगा कभी, और लगेगा भी तो उसका कार्य ही नहीं दिखेगा, और कार्य के अभाव में उसकी सत्ता कैसे मान ली जाए? तो बेचारा सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि व्यर्थ न माने, सूत्र करना ही प्रयोजन है, और सूत्र किया है तो सूत्र का कार्य भी होगा। और सूत्र की सत्ता बचाए रखने के लिए ये कीजिए कि ह्रस्व विधि सामर्थ्यान न स्वर संधि। ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं हो पाएगी, स्वर संधि अन्य जगह हो जाएगी। स्वर संधि व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि यद्यपि इत्यत्र इत्यादि में यण संधि चरितार्थ है। ऐसा है नहीं कि इको यणचि को कहीं काम करने का मौका नहीं मिलेगा, अन्य जगह काम करेगा। ठीक है? तो ह्रस्व विधि सामर्थ्य न स्वर संधि, जहां ह्रस्व विधि होगी वहां स्वर संधि नहीं हो पाएगी, और ह्रस्व विधि हर एक में नहीं होगी, केवल पदांत एक में होगी। ठीक है? बाकी जगह यण होगा। तो पदा और ठीक है, और विकल्प से होगी। तो विकल्प में ह्रस्व प्रकृति भाव वाला रूप भी बनेगा। ठीक है? क्योंकि जब स्वर संधि नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, तो वो एक किस्म का प्रकृति भाव ही होगा। यद्यपि यहाँ कोई भी सूत्र प्रकृति भाव नहीं कर रहा है। कोई सूत्र प्रकृति भाव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम कहाँ प्रकृति भाव करता है? प्लुत के परे अच हो तब। तो ये ना तो प्लुत है और ना ही प्रकृति संज्ञक है, ये तो सिर्फ ह्रस्व करके छोड़ दे रहा है। और छोड़ने के बाद एक ही सूत्र प्राप्त है, इको यणचि, और ह्रस्व विधि सामर्थ्य न स्वर संधि से वो लग नहीं पा रहा है, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो प्रकृति भाव के अतिरिक्त एक सूत्र यह भी पाया जा रहा है, जहां सूत्र की प्राप्ति होते हुए, संधि की प्राप्ति होते हुए भी ह्रस्व कर देने के कारण संधि ही नहीं हुई, दो स्वर जैसे थे वैसे ही रह गए। बोले कि नहीं भाई हम रिश्तेदार नहीं बनेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो आदमी अनुकूल होते हैं रिश्तेदार बनने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दो रिश्ते बनते बनते रह जाते हैं। ठीक है? ये देखो व्यवहारिक मनोविज्ञान है ये। ठीक है? इससे ज्यादा मनोरंजन कौन से विषय में आएगा? इससे ज्यादा मनोरंजन का विषय हो सकता है कोई? लोग कहते हैं व्याकरण नीरस है। नीरस उनके लिए जो रस पैदा करना नहीं जानते। हम तो लकड़ी से भी रस निकालते। नीरस तरुवर विलसती अग्रे, याद है किसने कहा था? शुष्क काष्ठ तिष्ठति अग्रे, कहा कि इसमें रूखापन आ रहा है। इसी बात को अगर ऐसा कहें, नीरस तरुवर विलसती अग्रे, तो रस आ जाएगा। तो
सूखी लकड़ी में भी रस पैदा करने की क्षमता है व्याकरण में। व्याकरण के बिना साहित्य अपना रस भी पैदा नहीं कर सकता। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति से ही लगते हैं और शब्द व्याकरण के अधीन है। व्याकरण ही बताएगा कि किस तरह से हम अर्थ, जो अर्थ आ रहा है वो सही है या नहीं है, ये व्याकरण बताएगा। कोई भी शब्द से ऐसे ही जबरदस्ती के अर्थ नहीं निकाल सकता। शब्द शुद्ध होते हुए अर्थ जगाए उसी का नाम है व्यंग्य। शब्द को अशुद्ध कर दो और तब जाकर के जबरदस्ती के अर्थ निकलवाओ, वो साहित्य नहीं है। चाहे किसी भी साहित्य के आचार्य को पूछ लीजिए। इसलिए साहित्य वाले क्या कहते हैं, प्रथमो ही विद्वांसः वैयाकरणाः। वैयाकरण प्रथम विद्वान है, विद्वानों की प्रथम श्रेणी में रखा जाता है उन्हें। ठीक है, तो मजा आया। तो ऐसा सूत्र है एको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य, जो कि यद्यपि प्रकृति भाव के लिए व्यवस्था नहीं बनाता, लेकिन संधि का अभाव हो जाता है तो एक किस्म से यह भी प्रकृति भाव ही होता है, प्रकृति जैसा भाव रह जाना। ठीक है, तो एको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य सूत्र यहाँ लग गया और स्वर संधि नहीं हो पाई, चक्री अत्र ऐसा ही रह गया। और जिस पक्ष में इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य नहीं लग पाएगा, क्योंकि साकल्य ऋषि के मत में ह्रस्व होता है, अन्य के मत में नहीं, उस पक्ष में चक्री है, अत्र है, यण हो जाएगा, चक्रेत्र बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, बना लोगे कैसे? चक्री धन अत्र, ठीक है, और चक्री के ई को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, और अत्र का अ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, चक्रित्र बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पढ़ो जरा। पदांता इति किम, पदांता इति किम, इक में पदांत विशेषण क्यों जोड़ा? ठीक है, इक में पदांत विशेषण क्यों जोड़ा? कहा कि महोदय वैसे तो सिद्ध है कि कोई भी विशेषण इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि उसी जगह पे हो, अन्य जगह पे न हो। तो पदांत जोड़ने का तात्पर्य यह है कि जो इक पद के अंत में होगा, ऐसे ही इक के बाद असवर्णी अच बैठा हो तो इक को ह्रस्व होगा। यदि इक जैसा तैसा कैसा भी है, उसको ह्रस्व नहीं होगा। यानी आप कहीं भी इक को देखो और ह्रस्व करने लगो, ऐसा नहीं है। पद का अंतिम अवयव चाहिए इक, यानी वह एक पद का, पद संज्ञक का अवयव हो, अंतिम अवयव। ठीक है, जिसमें आप एक ढूंढ रहे हो उसकी पद संज्ञा हुई हो और एक उस पद संज्ञक के अंतिम में बैठा हुआ हो, ऐसे एक की ही, ऐसे एक को ही ह्रस्व हो पाएगा। कहा कि ऐसा भी होता है कि हाँ, अगर आप पदांत नहीं कहोगे तो जिस किसी ई को ह्रस्व होने लगेगा। कहा कि कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, गौरी प्लस औ। गौरी मूल शब्द है प्रातिपदिक। गौरी शब्द से द्वितीय एक वचन और द्विवचन में औ विभक्ति लाए। कौन सी विभक्ति लाए? औ विभक्ति लाए। तो क्या स्थिति हो गई? गौरी, हाँ, औ, गौरी धन औ। गौरी प्रकृति है और औ प्रत्यय है। ठीक है, गौरी के बाद औ है। गौरी के अंत में कौन बैठा है, कौन सा अक्षर है? ईकार है। इक में आता है कि नहीं आता? अंतिम में भी है। उसके बाद कौन सा अक्षर बैठा हुआ है? औ, प्रत्यय का औ। ठीक है, तो इक के बाद असवर्णी अच है कि नहीं? अगर हम पदांत नहीं कहेंगे तो इस गौरी के ई को ह्रस्व होने लगेगा या नहीं? जब ह्रस्व हो जाएगा तो गौर्यौ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। गौरी, गौरी औ हो जाएगा। तो इष्ट रूप की सिद्धि कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए पदांत ग्रहण करना आवश्यक है। अब देखो, पदांत ग्रहण कर दिया तो सूत्र का अर्थ क्या होगा कि पदांत इक के बाद असवर्णी अच हो तो पदांत इक को ह्रस्व होता है। यहां देखिए कि गौरी का जो ई है, क्या वह पद का अंतिम अवयव है?
क्यों नहीं है? क्योंकि सुबतिगंतम पदम। पद कहते हैं सुबंत या तिङंत को। तो गौरी में अभी न तो सुबंत है और न ही तिङंत है। गौरी के बाद आने वाला जो औ है वह सुप है, और वह अभी गौरी के अंतिम में नहीं है, वो तो अलग बैठा है अभी। तो गौरी चूंकि पदांत नहीं है, पद संज्ञक नहीं है, तो गौरी के अंतिम में पदांत इक नहीं है। भले इक है लेकिन वह एक पदांत नहीं है। तो पदांत इक न होने के कारण यहाँ पर इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य नहीं लग पाएगा, तो पद संज्ञा नहीं हो पाएगी। ओ सॉरी, ह्रस्व नहीं हो पाएगा। तो जब ह्रस्व ही नहीं होगा, सूत्र ही प्रवृत्त नहीं होगा, तो जो सूत्र प्राप्त है, कौन सा सूत्र प्राप्त है? इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य। इको, अरे कौन, इको यणचि प्राप्त है रे। कौन सा सूत्र प्राप्त है? इको यणचि। तो इको यणचि लग जाएगा। क्या लगेगा? गौर्यो। इको यणचि से यण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गौर य औ हो जाएगा। अब चूंकि गौरी शब्द आ ही रहा है, तो गौरी गौर्यो बना कैसे, यह दिखाने के लिए एक सूत्र का प्रसंग आ रहा है। ठीक है, क्या सूत्र है? अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे। अचह रहाभ्याम द्वे, 3 पदों का सूत्र है। अर्थ क्या कर रहे हैं इसका? अचह पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वास्तः। अचह में षष्ठी है, रहाभ्याम में क्या है? रहाभ्याम में पंचमी है। सॉरी, दोनों में, अचह में भी पंचमी है, रहाभ्याम में भी पंचमी है। ठीक है, तो अचह पराभ्याम, अच के बाद तस्माद उत्तर से उत्तर से यह अर्थ आ जाएगा। तो अचह पर, उत्तर से पर में, अच के बाद रहाभ्याम, र और ह हो, और इस र ह के बाद रहाभ्याम, यहाँ भी पंचमी है, इसके बाद यरह, यर हो, तो द्वे द्वित्व हो जाता है विकल्प से। इससे पहले एक सूत्र है यरो नासिके नासिको वा। ठीक है, तो वहां यरह वा और द्वे, ओ सॉरी, द्वे तो सूत्र में ही है, तो यरह और वा की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा अचह पराभ्याम, अच तो इसमें है ही, तो अचह का अर्थ हो जाएगा अचह पराभ्याम। रहाभ्याम भी सूत्र में है ही, तो रहाभ्याम का मतलब हो जाएगा र और ह। तो र को रकार नहीं कहते, इप प्रत्यय होता है, तो रेफ बनता है। अ को दिखाने, वर्णों से, वर्णों को वो बताने के लिए कार प्रत्यय होता है, वर्णात कारः। तो अ को दिखाने के लिए अकार, ई को दिखाने के लिए इकार, उकार, सकार इत्यादि होता है। लेकिन जब र की बारी आती है तो कार प्रत्यय को रोक करके इफ प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? इफ प्रत्यय। तब शब्द बनता है रेफ। रेफ का मतलब व्याकरण में क्या होता है या भाषा में क्या होता है? र। ठीक है, जैसे आकार का मतलब क्या होता है? वैसे रेफ का मतलब क्या होता है? र। तो रेफ हकाराभ्याम, र और ह के बाद यरह आ रहा है, तो यर को, ठीक है, षष्ठी वाला है, द्वे सूत्र में भी है, सूत्र में ही है, तो द्वित्व होता है, और वा यरोनासिको वा से चला आ रहा है, तो विकल्प से ये अर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ होगा? अचह पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम यरह द्वित्वो वा स्यात्। कह रहे हैं कि अचह पराभ्याम, अच के बाद रेफ हकाराभ्याम, रकार और हकार के बाद जो यर है, उस यर को द्वित्व होता है। यह है सूत्र का अर्थ। क्या अर्थ हुआ? अच के पर में जो रकार और हकार है, उसके पर में अगर यर हो तो यर को द्वित्व होगा। तो यहाँ क्या कार्य होने जा रहा है? द्वित्व होने जा रहा है। किसको होने जा रहा है? यर को। लेकिन उस यर की 2 शर्तें हैं कि वह यर कैसा होना चाहिए, कि उसके पूर्व में ऐसा र या ह हो जिसके पूर्व में अच हो। ठीक है, क्या कहा? ऐसा यर चाहिए जिसके पूर्व में ऐसा र और ह बैठा हुआ हो जिसके पूर्व में अच हो। यानी ऐसा यर को द्वित्व होगा
जिसके थोड़े पहले र और ह में से कोई हो और उससे पहले स्वर हो, ऐसे यर को द्वित्व करना है। उदाहरण है हमारे पास गौरी, गौर्य, औ। तो इसको जानने के लिए पहले हम गौर्य का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। ग, औ, र, य, औ। यही स्थिति है ना। तो यहाँ हमने देखना है कि हम किसको द्वित्व करने जा रहे हैं। हम किसको द्वित्व करने जा रहे हैं। यर को द्वित्व करने जा रहे हैं। ठीक है, किसको द्वित्व करने जा रहे हैं। तो देखो उदाहरण में यर कहाँ है। यर यहाँ है। पहले यर कहाँ से कहाँ तक जाता है। यर में ह को छोड़ करके सारे व्यंजन आते हैं। तो ह को छोड़ करके गौर्य ओ में कितने व्यंजन बैठे हुए हैं देखो। अरे ग भी है, ग से शुरू करते हैं कम वक्त। ग भी यर है और र भी यर है, फिर उसके बाद य भी यर है। तो हम इस उदाहरण पे अचोरहाभ्याम द्वे लगाने चल रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि द्वित्व होता है। किसको द्वित्व होता है। यर को द्वित्व होता है। तो हमने सबसे पहले यर ढूंढे तो 3 यर मिल गए। ठीक है, लेकिन किस यर को द्वित्व होता है। जिसके पहले र हो या ह हो। तो ग से पहले कुछ है नहीं, तो ग की छुट्टी, ग को कार्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरा र है, र यर में आता है कि नहीं आता। उसके पूर्व में र या ह बैठा हुआ है नहीं, तो र की भी छुट्टी। ठीक है, तीसरे पे तो विचार ही नहीं करना है। तीसरे यानी र के जो तीसरी शर्त है उस पर विचार नहीं करना है, क्योंकि र के पहले र या ह ही नहीं मिल रहा है। तो उसके पूर्व में अ क्यों विचार करें, अच क्यों विचार करें। तो र भी गया, बचा कौन सा यर। य। अब ये देखना है कि यर यण में आता है, इससे पूर्व में र या ह में से कोई है। र है। 2 कंडीशनें मिल गई, यर भी मिल गया, ऐसा यर मिल गया जिसके पूर्व में र या ह में से कोई हो। अब इस र से पहले कोई स्वर आता है या कौन सा, औ। तो औ मिल गया हमें, ऐसा यर मिल गया जिसके पूर्व में र है और उस र के पूर्व में अच है। तो ऐसे यर को द्वित्व हो जाना है। तो किसको द्वित्व होगा। यहाँ को द्वित्व होगा। तो पहले वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। ग ओ र य औ। ठीक है, तो ऐसा यर मिल गया हमें कौन, गौर्य का य, जिसके पूर्व में र भी है और ओ भी है। ठीक है, तो इस य को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, गौर यौ, ये बन जाएगा। ठीक है, ये कार्य विकल्प से होता है। कैसे होता है, विकल्प से। यानी एक बार द्वित्व होगा, एक बार नहीं होगा। जिस पक्ष में द्वित्व नहीं होगा उस पक्ष में गौ र य और जोड़ दो, गौ और ओ जोड़ दो। ठीक है, गौर्यो, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अचौराभ्याम द्वे समझ में आ गया। ये गौर्यों को दिखाने के लिए आया है, इसका स्वर संधि से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इसका स्वर संधि से कोई लेना देना नहीं है। ये एक किस्म का आगम है, वर्ण विकार करता है, 2 वर्ण कर देता है। ठीक है, आगे उसके बाद न समासे वाक्यस्वः, न समासे, ये अचोरहाभ्याम द्वे किस प्रसंग में आया है। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य के प्रसंग में आया है। कैसे आया है, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य कहता है कि पदांत इक के बाद असवर्णी अच हो तो पदांत इक को ह्रस्व हो जाता है। तो वहां प्रसंग चला था कि पदांत क्यों कहा, उस पदांत को समझाने के लिए गौर्यों का उदाहरण लाए थे, और गौर्यों में डबल यह कैसे हो गए यह दिखाने के लिए अचोरहाभ्याम द्वे लाए थे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो जिस मुख्य बात का प्रसंग चला है वह कार्य न समासे, समास में नहीं होता। तो कहा कौन सा कार्य, कहा कि ह्रस्व कार्य। कौन सा कार्य, ह्रस्व कार्य कौन सा कर रहा है। ह्रस्व कार्य गुरुजी इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व कर रहा है। तो इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य का
बाधक सूत्र है ये। कहते हैं कि वह पदांत यदि समास का अवयव हो, ठीक है, वह इक यदि पद के अंत में हो लेकिन वह पद समास का अवयव हो, तो ऐसे समासस्थ अवयव इक को ह्रस्व नहीं होता है। कहा कि ऐसा भी होता है क्या? कहा कि बिल्कुल होता है। कैसे? आइए देखते हैं। ठीक है, वाप्याम अश्व, अश्वः वाप्यश्व, ठीक है, वाप्याम अश्वः वाप्यश्व। वापी में स्थित कोई अश्व है और किसी ने कभी वापी के कारण उसको पहचाना तो उसका नाम पड़ गया वाप्यश्व। वो भले वहां नहीं है या हो भी सकता वहां पे, अर्थ दोनों में आ जाएगा। ठीक है, वापी क्या वापी गांव में तुमने तुम्हारे यहाँ नाव सुनी है किसी जगह? क्या होती है वो? नाव? एक तो नाव वैसे चलने वाली होती है, लेकिन गढ़वाली लोगों का कुछ होता है नाव। छुइया फुटिया छे न तुम्हारी का? चलो तुम प्रादेशिक आदमी नहीं हो, तुम जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं हो, जबकि हम तो क्या कहें। तालाब सुना है? तालाब सुना है। क्या होता है? पानी, पानी का जहाँ पे इकट्ठा हुआ है। होता है, बस ये समझ लो कि तालाब का छोटा रूप। गांव घरों में रहे हो, कहीं ऐसी जगह होती जहां बहुत नमी होती है और इतनी जगह पे वो पानी सार जमा रहता है हमेशा 12 महीने, उसी को कहते हैं वापी, बावड़ी। ठीक है, कुछ लोग इससे बड़ी को भी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, उसको वापी कहते हैं। समझ गए? तो वाप्याम अश्व, वापी में स्थित अश्व। ठीक है, तो वाप्याम अश्व, ऐसा वापी और अश्व का समास किया। शब्द क्या है? वापी, वाप्याम था, तो वाप्याम का जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो क्या होता है? वापी प्लस गी प्लस अश्व प्लस सु। अब चूंकि समास है तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। समास की क्या हो जाती है? प्रातिपदिक संज्ञा। कृतद्धित समासाश्च, तो पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो एक सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। क्या आता है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। इस यह सूत्र कहता है धातु और प्रातिपदिक का जो सुप उसका हो लुक। तो यहां प्रातिपदिक संज्ञा किसकी हुई है? वापी गी अश्वसु, इसकी हुई है। ठीक है, तो वापी गी अश्वसु में सुप कौन है? जी, वापी का जी और अश्व का सु। हाँ, तो उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वापी अश्व, अश्व। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि वापी शब्द है, वापी में अंतिम में क्या है? ई है। वह ई इक में आता है कि नहीं आता? आता है। उसके बाद कौन सा अक्षर है? अश्व। अक्षर पूछ रहा हूं रे मैं, शब्द नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान दिया कर जरा। व्याकरण पढ़ रहे हो, जरा उत्तर देना सीखो। कौन सा अक्षर है? अ है। अश्व का अ है कि नहीं? यहाँ इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य प्राप्त है या नहीं, विचार करें। कैसे? नहीं रोजी नहीं, इसमें तो अन्ना समास है। अरे अभी अन्ना समासे को छोड़, अभी अन्ना समासे नहीं पढ़ाया आपने। हम आपको ये कह रहे हैं कि प्राप्त है या नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि लग जाएगा। प्राप्त है या नहीं? कितने दिनों से व्याकरण पढ़ रहा है, उत्तर देना नहीं आ रहा तुझे। बड़ी समस्याग्रस्त बात है ये। प्राप्त है गुरुजी। कैसे प्राप्त है? पदांत एक को, एक में हमें वापी का ई मिला गुरुजी। ठीक है गुरुजी, तो ये इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व से कहते पदांत एक, पदांत एक
पदांत का जो एक हो उसका ह्रस्व हो जाता है असवर्ण अच मिलने पर। तो वापी में ईकार मिला गुरुजी, अश्व का आ मिला गुरुजी, असवर्ण अच मिला गुरुजी आ। बोलता रहे जब तक तेरे वाणी स्पष्ट ना हो जाए। तो सूत्र और सूत्र के अर्थ के साथ अपनी उदाहरण की कंडीशन है मैच कर। अरे सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहते हैं गुरुजी कि पदांत एक तो हाँ ह्रस्व हो जाए हाँ, असवर्ण अति मिलने पर। इतना अर्थ उदाहरण में लगा। हाँ गुरुजी, तो वापी अश्व में वापी में ईकार मिला गुरुजी, एक में ई आता है गुरुजी। अब एक अभी सिर्फ तूने एक पकड़ा और कंडीशन है पकड़। असवर्ण अति ठीक है, आ मिला गुरुजी। मिल गया, दो चीजें मिल गई। अब पदांत ये कौन सोचेगा? इसको सोचने के लिए कोई पड़ोसी बिठा रखा किराए पे। पदांत इसीलिए तो इतना व्याकरण में क्यों हम स्पष्ट कर रहे हैं, जबकि ये जो कक्षा है आधे घंटे से ऊपर की हो गई होगी। आदमी इतना लंबा क्यों बोल रहा है? भाई स्पष्टता आएगी तभी व्याकरण आएगी, वरना व्याकरण नहीं आती। कितने लोग हैं जिनको इतना पढ़ने के बाद भी व्याकरण आती है? नहीं आती लोगों को। क्यों? यही बारीकियां नहीं सीखते। आपको लग रहा होगा 2 मिनट में बता जाओ। भैया 2 मिनट में बताना होता ना तो आज तक कब का भगाया चुका होता। तुम जितनी बार भी पढ़ोगे वह बार बार यही पढ़ने आओगे, गुरुजी संधि पढ़ा दो। इसीलिए आपको इतनी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि व्याकरण बारीकी का ही खेल है। बुद्धि ऐसे ही परिष्कृत नहीं होगी। आदमी जब छोटी छोटी बातों पर भी विचार करता है तब जाकर के समझदार बनता है, कि इस बात को छोड़ दो उस बात को छोड़ दो, ऐसे करके विद्वान नहीं बनता, समझदार ऐसे नहीं बनता। हर चीज का अपना महत्व है, इसलिए उस महत्व को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। तो जब आपको सूत्र पूरी बात बता रहा है तो पूरी बात पे फोकस करो। भाई इतनी देर से क्यों आपको समझा रहे हैं कि एक पकड़ो, वो एक पद का अंतिम अवयव है कि नहीं है वो पकड़ो, उसके बाद असवर्णी अच है कि नहीं वो पकड़ो, जब कंडीशन हो तब जाकर के ह्रस्व करो। तो तुम सिर्फ बोलने पे लगे हो गुरुजी एक मिल गया एक मिल गया। अरे एक मिलने से काम नहीं चलेगा, उसको पदांत भी होना पड़ेगा। तो वापी धन अश्व है, वापी अश्व में इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्व लगेगा, कैसे सिद्ध करो? गुरुजी, यहाँ पे तो गुरुजी वापी में, बोलो बोलो। वापी में जो गीन आए गुरुजी। अरे कितनी शर्तें पूरी हो रही, वहां तो पहुंचो, जो नहीं होगा उसके लिए गुरुजी काहे के लिए बैठे हैं? 2 शर्त तो पूरी होगी गुरुजी। कैसे? 2 शर्तें पूरी करवाओ। पदांत में एक मिल गया गुरुजी। ठीक है, अब 2 शर्तें तो एक ही साथ आ गई है। एक भी मिल गया और पदांत भी मिल गया। एक मिल गया गुरुजी। क्या? अरे यार तो सब गड़बड़ कर रहा है। क्या क्या चाहिए हमें? हम काम क्या करने जा रहे हैं? इको सवर्ण साकल्य से हम ह्रस्व से ह्रस्व करने ह्रस्व करने जा रहे हैं। ह्रस्व करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो एक चाहिए गुरुजी। एक चाहिए। जिस उदाहरण में हम जा रहे हैं उसमें एक है या नहीं है? एक है गुरुजी। पहली शर्त हो गई पूरी। जी। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये गुरुजी कि असवर्ण अच चाहिए। असवर्णीय अच हो। असवर्णीय अच है? आ है गुरुजी। अ है, दूसरी शर्त पूरी हो गई। अब तीसरी शर्त को देखो। अब गुरुजी पदांत कहेंगे गुरुजी। हाँ ठीक है। अब यही दिक्कत है कि हम कैसे जाने कि ये पदांत है ना? तीसरी कंडीशन ढूंढने चले तो हम नहीं जान पाए कि इसको पदांत माने या ना माने। तो भाई यहाँ पे सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक हुआ है, तो वहां गी था कि नहीं? वही तो सुप था। और सुप भले ही चला गया लेकिन था तो। भाई विष्णु को आप पदांत मानते हैं, जबकि विष्णु के बाद तो संबुद्धि का लोप हो गया। फिर भी आपने वहां विष्णु को पदांत माना और पदांत ओ करके आपने क्या किया? वहां पे विष्णु एक प्रकृति भाव किया था। प्रकृति भाव किया। तो उसी तरह से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम एक सूत्र है। वो कहता है प्रत्यय का लोप हो जाने के बाद भी प्रत्यय संबंधी कार्य होते हैं। तो प्रत्यय का लोप भले ही हो गया है, लेकिन वह प्रत्यय वापिस शब्द को संस्कारित करके गया है कि भैया तू पद है, तो अपने को लावारिस मत समझना।
तू पद है, पद के अंतिम में गी है, लोप हो गया है, तो वापी शब्द पदांत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। इसीलिए एक और सवर्ण साकल्य से ह्रस्व से आएगा। जब हम पढ़ते थे हम भी कंफ्यूज रहते थे, तिवारी गुरुजी को बार बार बोलते थे, गुरुजी ये पदांत कैसे हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो ज्यादा ही कंफ्यूज रहता था। मुझे लगता था कि पद तो पूरा समास होगा, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा किसकी हुई है? पूरे की हुई है, और पूरे के होने के बाद सुब का लुक हुआ है, तो ये तो प्रातिपदिक हो गया, पदांत कैसे हुआ? तो गुरुजी ने समझाया ना कि नहीं, वह भी पदांत होता है। पूरे व्याकरण में ऐसे उदाहरण आप बहुत मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अगर लोप हो भी गए तो भी उसमें प्रत्यय हाँ, ठीक है, वह पद माना जाता है। तो वापी को पद माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो पद मिल गया तुम्हें, पद का अंतिम अवयव इक मिल गया, तो पदांत इक मिल गया कि नहीं मिल गया? पदांत इक के बाद हर असवर्णी अच अश्व में अ बैठा हुआ है, तो इक और सवर्ण शाकल्य से हर्स्व से लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है। तो इको सवर्ण साकल्य से हर्स्व की प्राप्ति है, उस प्राप्ति को ही रोकने के लिए न समासे है, न समासे उसी प्रसंग में है, ठीक है, ना कि अचोरहाभ्याम द्वे के प्रसंग में। यही बात बताने के लिए इतनी लंबी बात चलवा दी तूने। YouTube पे वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो क्या कहा? न समासे, समास में हो गए, समास में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इको सवर्ण साकल्य से हर्स्व से हर्स्व विधि नहीं होगी। अर्थात यदि आप पदांत इक को समास में ह्रस्व करने जा रहे होंगे, तो समासस्थ पदांत इक को असवर्णी अच परे रहते ह्रस्व नहीं होता, ये अर्थ होगा न समासे का। क्या अर्थ होगा? समास में स्थित पदांत इक के बाद असवर्णी अच होने पर ह्रस्व नहीं होता। तो वापी अश्व में जो इको सवर्ण शाकल्यस्य ह्रस्व ह्रस्व करने जा रहा था, समास होने के कारण यह वापिस समासस्थ है, समास का अवयव है, तो यहाँ ह्रस्व विधि नहीं हो पाएगी। जब नहीं होगी, इको यणचि प्रकट हो जाएगा और वापी के ई को यह कर देगा, तो क्या बन जाएगा? वाप्यस्व बन जाएगा, ठीक है। वाप्यस्व इति सिद्धम, समझ गए? हो गया। और फेसबुक पे हमारे दर्शक कुछ कह रहे हैं। हाँ जी विकास जी, आपका कमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि बीच में कुछ आया हुआ है, लेकिन हम आपकी भावना समझ रहे हैं। समास भी पद होता है, ठीक है। तो आगे 2 सूत्र हो गए। तो तब तक के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।